मेरे बच्चों में सारी आदतें मौजूद हैं मेरी, मगर उन बदनसीबों को न क्यों उर्दू ज़ुबान आई। और एक शायर ने कहा था, वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुजर जाए सलीका छोड़ जाता है। सामीन और हजरात, मैं हूँ काशिफ फ़हीम, और सिडन डिबेटिंग क्लब के इस अजीम शान प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका खैर मकदम करता हूँ। और आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही सरगर्म टॉपिक को। हमारा आज का मौजू है उर्दू। उर्दू यानी अलिफ, रा, दाल और वाव, इन चार मुफरदात से मिलकर बने इस लफ्ज़ ने अनगिनत दौर देखे। उर्दू ने सलातीन दक्कन के यहाँ पर अपनी आँख खोली, और उसके साथ साथ जो सलातीन दहली थे, उनकी जंगों के मैदान में उर्दू ने अपनी रोशनी बिखेरी। यही नहीं बल्कि मुगलिया सलातीन के दरबारों में भी उर्दू का अच्छा खासा रोल रहा। उसके बाद उर्दू ने अलीगढ़, लखनऊ, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों पर भी राज किया। कहीं उर्दू ने नौजवानों को उनके अपने इश्क का माफ़े ज़मीर अदा करने के लिए अल्फाज दिए, तो दूसरी तरफ उर्दू ने सर सैयद और उन जैसे कई सारे जो मुस्लिहीन कौम थे, उनकी राइटिंग में भी अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, कहीं हम देखते हैं कि उर्दू एक आशिकी की चाशनी अपने अंदर लिए बैठी है, तो कहीं हम देखते हैं कि इनकलाबियत भी उर्दू के अंदर समाई जाती है। लेकिन मज़े की बात ये है कि एक ज़माने में सलातीन के दरबार पर राज करने वाली, आशिकों की ज़बान बनने वाली, लोगों को अपना माफ़िज़ ज़मीर अदा करने के लिए ज़बान देने वाली और अल्फ़ाज़ देने वाली उर्दू आज एक तरीके से इन्हितात पज़ीर है। उर्दू का ज़वाल आज कोई नई बात नहीं है। हम सब उर्दू के ज़वाल से वाक़िफ़ हैं। जब 1947 का पार्टीशन हुआ था, तो उसके बाद उर्दू की मिसाल उस बूढ़ी माँ की तरह हो गई थी, जिसके नालायक फ़र्ज़ंद उसको अपने घर पर रखने के लिए बिल्कुल भी आमादा नहीं थे। हर कोई उर्दू से पीछा छुड़ाना चाहता है, और उर्दू को एक फ़रसूदा ज़बान कहकर आज उर्दू को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया जाता है। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे गेस्ट और हमारे मेहमान हैं फ़रीद मिर्ज़ा, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के एक मुमताज़ मुतल्लिम हैं। फ़रीद मिर्ज़ा अपनी उर्दू दानी और अपनी उर्दू बीनी की वजह से, और उर्दू में अपने कसीरुल जहती मुताला की वजह से, अपने जितने भी उनके कहना चाहिए कि वाबस्तगान हैं, उनके अंदर एक मुमताज़ हैसियत रखते हैं। फ़रीद मिर्ज़ा से आज हम बात करेंगे उर्दू पर, उर्दू के ज़वाल पर, उसकी वजूहात पर और उसके तदारुक पर। आखिर क्या वजह है कि उर्दू जो है वो ज़वाल पज़ीर है? मैं बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के सीधे अपने सवालों पर आता हूँ और अपने मेहमान से आपको रूबरू कराता हूँ। तो फ़रीद मिर्ज़ा, सिडन डिबेटिंग क्लब के इस प्रोग्राम में हम आज आपका खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया। और मैं जो हूँ, बिना किसी ताख़ीर व तमहीद के सीधे अपने टॉपिक पर और अपने सवाल पर आता हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि उर्दू का अगर ज़वाल हो रहा है, तो उर्दू का ज़वाल एक ज़बान का ज़वाल ही तो है। इससे पहले भी हमने कई ज़बानें देखी, पाली देखी, ब्राह्मणी देखी। अब भी हमने देखा कि कई सारी ज़बानें हैं जो वक़्त के साथ जो है ज़वाल पज़ीर हो गईं। तो उर्दू के ज़वाल पर ही इतना शोर क्यों मचाया जाता है? देखिए सबसे पहले मैं सिडन डिबेटिंग क्लब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाया, इस प्रोग्राम का मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करूँ और एक बहुत ही बड़ा टॉपिक जो कि उर्दू के बारे में, क्योंकि हमेशा बहुत ज़्यादा टॉक ऑफ टाउन रहा है, मौज़ूअ सुख़न बना रहा है हमेशा उर्दू को लेकर के, और हमेशा कहीं न कहीं हमेशा निशाने पे उर्दू ज़बान रही है, उस पे बात करने के लिए मुझे बुलाया गया। तो ख़ैर आज का जो सवाल है आपका, उर्दू का सवाल एक ज़बान का सवाल तो है। इस पे बात करने से पहले सबसे पहले मैं एक शेर आपको सुना दूँ कि सैकड़ों और भी दुनिया में ज़बानें हैं मगर, वाह! सैकड़ों और भी दुनिया में ज़बानें हैं मगर, जिस पे मरती है फ़साहत वो ज़बाँ है उर्दू। वाह! जिस पे सुभान मरती अल्लाह! है फ़साहत वो ज़बाँ है उर्दू। देखिए उर्दू का ताल्लुक़ सिर्फ़ ज़बान से नहीं है। उर्दू उर्दू जो है एक तहज़ीब का हिस्सा है। और आप ये देखें कि अब तो जो हमारे देश, हमारे मुल्क का जो एक बड़ा हिस्सा, जो पहले एक बहुत बड़ी कंट्री, तकरीबन अब तो मतलब बँटवारा हो चुका है। हिंदुस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क बन चुका है, लेकिन इससे पहले हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी तमाम इर्द-गिर्द की जो कंट्री थी, वो सब एक एक मुल्क थी। उस वक़्त जो है उर्दू यहाँ पर पैदा हुई। तो एक मुल्क की ज़बान नहीं थी, ये तमाम जितने भी कंट्रीज़ के इर्द-गिर्द है, और आज भी वहाँ पर उर्दू ज़बान बोली जाती है। और उर्दू ज़बान जो है सिर्फ़ ज़बान नहीं है, ये एक तहज़ीब का हिस्सा है। हुँ। आप देखें, अगर आपको मुताला करना हो, तकरीबन 800 से भी ज़्यादा 1000 साल पुरानी अगर तारीख़ का आपको मुताला करना हो, तो आपको उर्दू ज़बान के किताब की तरफ आपको रुजू करना ही पड़ेगा। बेशक। उसके बाद ही आपको जाकर के बहुत सारी हकीकत जिससे आज इंसान नाआशना है, उससे आपको आशनाई तभी मिलेगी जब जब आपको उर्दू ज़बान आएगी। बिल्कुल। तो उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ जो है सिर्फ़ ज़बान से नहीं है,
उर्दू ज़बान का ताल्लुक ज़बान के साथ तहज़ीब से भी है और तारीख़ से भी है। हुँ, अगर आपको तारीख़ का मुताला करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मतलब उर्दू की जानिब जो है रुजू करना ही पड़ेगा। हुँ। तो इसलिए जो है उर्दू जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। वाह! तो ये मुझे बात समझ में आई कि उर्दू जो है उसका ज़वाल सिर्फ़ एक ज़बान का ज़वाल नहीं बल्कि एक तहज़ीब का ज़वाल, एक तारीख़ का ज़वाल है, जो किसी भी कौम के लिए कह सकते हैं कि एक पहचान की हैसियत रखता है। फ़रीद मिर्ज़ा के इस जवाब से हम ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि उर्दू का अगर ज़वाल हुआ तो उर्दू से वाबस्तगान जो है उनकी पहचान पर एक सवाल खड़ा होगा, वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझेंगे। हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। मिर्ज़ा ये कहा जाता है कि हर गुज़रते वक़्त के साथ नई ज़बान, नई तहज़ीब अपनी जगह बनाती हैं बिल्कुल। और पुरानी ज़बानें और पुरानी तहज़ीबें जो हैं, वो फिर ठंडे बस्ते में चली जाती हैं और किस्से पारीना हो जाती हैं। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि उर्दू जो है बिल्कुल इसी तरीके से है, जिस तरीके से पुराने ज़माने में लातीनी ज़बानें थीं, यूनानी ज़बानें थीं, जिस तरीके से आज उनका हम कह सकते हैं वो दबदबा नहीं है, जो एक ज़माने में हुआ करता था। तो अगर उर्दू का भी आने वाले दौर में ऐसा दबदबा नहीं होगा, ये बेसिकली इसको मुरूर ज़माना कह सकते हैं या हम इसको इंग्लिश में एक साइक्लिक फिनोमेना कहते हैं। यानी गुज़रते वक़्त के साथ नई तहज़ीबें और नई ज़बानें अपनी जगह बनाती हैं। लेकिन सवाल ये है मिर्ज़ा, क्या उर्दू का ज़वाल जो है, वो मुरूर ज़माना का नतीजा है या साज़िशी तौर पर उर्दू को ज़वाल पज़ीर करने की हम कह सकते हैं कि कोशिश चल रही है? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है और मेरे ख़्याल से ये सवाल होना चाहिए और ये सवाल इसका जो जवाब है वो भी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि उर्दू और भी बहुत सारी ज़बानों की आपने बात करी कि उर्दू का जो ज़वाल हो रहा है, उर्दू जो मतलब जो ज़वाल जो उर्दू का हो रहा है, जो डाउनफ़ॉल उर्दू का हो रहा है, उसके पीछे वजह क्या है? मुरूर ज़माना यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी होने की वजह से या हाँ, ज़माने के गुज़रने की वजह से जी। और इसी के साथ या फिर साज़िशों का नतीजा है। तो इसको किसी एक चीज़ के साथ हम मतलब इसका इहाता नहीं कर सकते, है ना? इसको हम जी, महदूद नहीं कर सकते इसमें कि उर्दू जो है कि अगर आप सिर्फ़ ये कहें कि मुरूर ज़माना इसके इसके पीछे जो ज़वाल का जो नतीजा है वो मुरूर ज़माना है, तब ये भी बात सही नहीं होगी और सिर्फ़ ये कह लेना कि साज़िशों का नतीजा है, सिर्फ़ ये भी बात सही नहीं होगी। मैं बताता हूँ क्या वजह इसके पीछे जी। हैं और भी क्या वजह हो सकती है इसके पीछे। देखिए, मुरूर ज़माना की अगर हम बात करेंगे तो मुरूर ज़माना इसके पीछे वजह बिल्कुल नहीं है। अच्छा। अगर मुरूर ज़माना की बात करेंगे तो आप देखें अरबी ज़बान के बारे में फिर आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल। अरबी ज़बान आप देखें कितनी ज़्यादा कंट्रीज़ में बोली जा रही है और उर्दू से मतलब उर्दू से बहुत गहरा ताल्लुक है अरबी ज़बान का और हाँ, फिर बिल्कुल, फ़ारसी ले लीजिए आप, बिल्कुल, जो इसके कई गुना मतलब कई सौ साल पुरानी ज़बानें कही बिल्कुल। जाती हैं और मानी जाती हैं। तो फिर उनको तो इससे पहले ख़त्म हो जाना चाहिए हाँ, था, बिल्कुल। ठीक है? उसके पहले भी और भी ज़बानें ग्रीक है, लैटिन है हुँ, ना? उर्दू है फ़ारसी है, अरबिक है और भी इससे उर्दू से और भी बहुत ज़्यादा पुरानी ज़बानें हैं, लेकिन वो नहीं ख़त्म हुई। हाँ, तो मुरूर ज़माना से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, एक जो चीज़ मुझे समझ में आती है, एक चीज़ तो ये है कि उर्दू जो है, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा, सामाईन को कि देखें, उर्दू एक तो ये है कि साज़िशों का नतीजा भी है। मैंने कहा ना कि जैसे कि आप एक चीज़ में महदूद नहीं कर बिल्कुल। सकते, हुँ, बहुत सारी वजह हैं इसके पीछे। उसमें जो सबसे बड़ी वजह वो ये कि सियासत का शिकार रही है हमेशा से उर्दू। अच्छा। अपने पहले दिन से लेकर के और आज भी और मुझे ऐसा लगता है जिस तरह के माहौल चल रहे हैं, इस माहौल में आने वाले ज़माने में भी उर्दू जो है हमेशा जो है वो साज़िश का शिकार रहेगी। इस जवाब में मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा कि अपनी उर्दू तो मोहब्बत की ज़बां थी प्यारे, वाह! अपनी उर्दू तो मोहब्बत की ज़बां थी प्यारे, उफ़ सियासत ने इसे जोड़ दिया मज़हब से। क्या कहने हैं उप भाई? सियासत ने इसे जोड़ दिया मज़हब से। तो इसका जो साज़िश रही है उर्दू के पीछे जो सियासी मतलब जो सियासी पहलू रहे हैं उसके, हुँ, वो यही है कि लोगों ने इसे मज़हब से जोड़ दिया। सही। उर्दू और हिंदी, हुँ, हिंदी को कह दिया कि वो हिंदुओं की ज़बान है और उर्दू को कह दिया कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया, ये मुसलमानों की ज़बान हाँ, होगी। हाँ, हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़बान किसी एक कबीले, किसी एक ख़ानदान, किसी एक परिवार की ज़बान नहीं होती। सही। ज़बान किसी की ज़बान एक आज़ाद चीज़ है और वो किसी की ज़बान हो सकती है। हुँ, कोई भी किसी ज़बान की तालीम हासिल कर सकता है, बिल्कुल। उसमें बात कर सकता है, उसमें गुफ्तगू कर सकता है, उसमें लिख सकता है, उसे पढ़ सकता है। इस पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह बिल्कुल। से आज सियासी लोगों ने हुँ, सिर्फ़ एक ये कि उसका ताल्लुक अरबिक से है, उसका ताल्लुक जो है वो फ़ारसी से है, शायद वो ये नहीं जानते हैं कि कहीं न कहीं उर्दू का ताल्लुक संस्कृत से भी है। बिल्कुल। लेकिन उसको जो है वो बिल्कुल उर्दू को जो है मतलब मुसलमान बना दिया, इस्लाम कबूल करवा दिया ज़बरदस्ती में अच्छा, और अच्छा। मुसलमानों से बिल्कुल इसे जोड़ दिया अच्छा, कि जो उर्दू जो है मुसलमानों की ज़बान है। तो जी। इसमें एक ये वजह जैसे मैंने बताया कि सियासी वजह भी ये है और दूसरी एक इसमें हमारी भी बहुत बड़ी कमी रही है, बहुत हुँ, सारी हमारी कमियाँ रही हैं। देखिए जैसे कि हम अपनी बात करें, जो हमारा आज का नौजवान तबका है, जो हमारा यूथ है, वो आप उसमें देखें कि यूथ और इसके पहले भी कई सालों से तकरीबन
15-20 सालों से लगातार ज़वाल का एक नतीजा ये कि नौजवान जो है उर्दू ज़बान को समझना नहीं चाहता है, उर्दू ज़बान में बात करना नहीं चाहता, बल्कि मैंने यहाँ तक देखा है कि उर्दू ज़बान में हमारे नौजवान बात करना ऐब समझते हैं। अच्छा। उर्दू ज़बान के ज़वाल की ये भी बहुत बड़ी वजह है। उर्दू ज़बान को हम लिखना नहीं चाहते, क्योंकि हम उर्दू ज़बान को लिखना, उसमें बात करना, उसको पढ़ना भी क्या करते हैं, हम एक ऐब समझते हैं। इसमें ये भी बहुत बड़ी वजह है जो उर्दू ज़बान ज़वाल का शिकार हो रही है, और ज़वाल मतलब उर्दू ज़बान का जो ज़वाल हो रहा है, इसमें ये भी बहुत बड़ी वजह है। तो फ़रीद मिर्ज़ा के मुताबिक सामीन, उर्दू जो है उसका ज़वाल मरूर ज़माना का नतीजा नहीं है, लेकिन बिल्कुल्लिया साज़िशी तौर पर भी हम ये नहीं कह सकते कि उर्दू को ख़त्म करने की कोशिशें हो रही हैं। हाँ, सियासी गलियारों में उर्दू को हमेशा से इस्लामी लिबास पहनाए जाने की कोशिशें होती रही हैं, और ये बातें कही गई हैं कि उर्दू जो है वो हिंदुस्तानी ज़बान ना होकर के एक मुसलमान ज़बान है। फ़रीद मिर्ज़ा ने इसमें सियासत और नौजवानों की नाक़दरी दोनों को पॉइंट आउट किया। अब मैं यहीं से इस पूरे प्रोग्राम का रुख मोड़ूँगा मिर्ज़ा, और जी। यहाँ पर अभी आपने नौजवानों का ज़िक्र किया और कहा कि नौजवान उर्दू में बात करने को ऐप समझते हैं। आपने सियासत का पहलू भी निकाला, सियासत के पहलू पर हम बाद में आएँगे। लेकिन पहले हम नौजवानों की बात कर लेते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, इस बात को मैंने भी बहुत हद तक महसूस किया है कि उर्दू को बोलना, उर्दू को समझना, उस इस चीज़ से अब नौजवान काफ़ी दूर हो चुके हैं। ओके, जी। एक ज़माना था अपने माफ़िज़ ज़मीर के इज़हार के लिए लोग उर्दू में अल्फ़ाज़ तलाशा करते थे। एक ज़माना था, लोग जब अपने बड़ों से बात करने से पहले, ख़वास की महफ़िल में शामिल होने से पहले, किसी बड़े उर्दू कहना चाहिए मुसन्निफ़ को पढ़ा करते थे, और फिर देखा करते थे कि वो अपने माफ़िज़ ज़मीर को किन-किन कहना चाहिए सिचुएशंस में, किन-किन हालात में किस-किस तरीके से अदा करते हैं। लेकिन नौजवानों में आज उर्दू को लेकर के बेरग़बती अच्छी ख़ासी बढ़ गई है। मिर्ज़ा, मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें बताइए कि नौजवानों में उर्दू को लेकर बेरग़बती क्यों है? ऐसा क्यों है कि नौजवान उर्दू से दूर भाग रहा है? उर्दू में तो कहा जाता है, आपने जैसे कि अभी शेर कहा कि उर्दू पे फ़साहत नाज़ करती है, उर्दू में बेइंतहा बिल्कुल। चाशनी है, बेइंतहा उर्दू में कशिश है, अट्रैक्शन है। लेकिन क्या वजह है कि हमारा नौजवान, यानी कि उर्दू जिस जगह की है, हिंदुस्तान की है, अपने वतन में रहकर भी उर्दू को गरीबुल वतनी का शिकार होना पड़ रहा है? जिस नौजवान को उर्दू को आगे लेकर जाना चाहिए था, वही नौजवान उर्दू से जो है बेरग़बती का इज़हार कर रहा है। तो आख़िर ऐसा क्यों है? इसके बारे में कुछ रोशनी डालें। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि फ़साहत जिस पे नाज़ करती है, बल्कि नाज़ से बढ़कर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस पे मरती है वाह! फ़साहत, नाज़ और मरने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो बिल्कुल, जिस पे मरती है फ़साहत, वो ज़बाँ है उर्दू। बिल्कुल। तो उर्दू, जैसे आपका सवाल था कि नौजवानों में जो बढ़ती हुई बेरग़बती है उर्दू को लेकर के। देखिए, सबसे पहले हमें इसे समझना होगा कि दरअसल उर्दू को हमने महदूद कर दिया। अच्छा, उर्दू को हमने स्पेशलाइज़ कर दिया, उसे हम मतलब कैटेगराइज़ कर दिया सही। कि मतलब सिर्फ़ हुस्न और इश्क की बात करना है तो हमें उर्दू की हाँ, तरफ रुख करना होगा, है ये ना? तो मैं ये ये सबसे बड़ा बात पॉइंट बिल्कुल है, इसको आप समझिए ज़रा जी, जी। कि उर्दू में अगर मतलब आप देखें कि अगर एक नौजवान है तो अगर अपने महबूब से इश्क का इज़हार करना है उसे, तो तब तब सिर्फ़ उर्दू ज़बान का सहारा लेना है, हाँ, सहारा लेगा। लेकिन अगर उसको इनकलाब, अगर उसको एक फ़िक्र अपने अंदर पैदा करना है, हुँ, अगर उसको अपने अंदर एक फ़िक्र पैदा करना है, अगर एक ज़हन पैदा करना है, तो कभी वो उर्दू शायरी की तरफ नहीं रुख करता है। सही। सबसे बड़ी हमारी कमी ये है, आप इस चीज़ में बिल्कुल, आप इस चीज़ को बिल्कुल गाँठ बाँध लें आज, आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रख लें कि उर्दू सिर्फ़ इश्क के इज़हार की ज़बान नहीं है। हाँ, बिल्कुल। बेशक। एक नौजवान को अगर एक नौजवान के बारे में अगर एक नौजवान जो अपने महबूब से इश्क का इज़हार करता है, तो ये शेर तो बड़ी आसानी से समझ जाता है कि नाज़ुकी उसकी लब की क्या कही है, हाँ, पंखुड़ी गुलाब की सी है। बिल्कुल। मीर का ही शेर है। जी, लेकिन फिर मीर का ही एक शेर है कि दूर बैठा गुबार मीर इससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। वाह! इस शेर को इस शेर को हमारा नौजवान तबका जो है वो समझने में बहुत मतलब समझ नहीं पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। हुँ, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, ख़ास करके नौजवानों ने इसको बिल्कुल कैटेगराइज़ कर लिया, उसको महदूद कर दिया ज़बान को, हालाँकि ऐसा नहीं है। अगर आप देखें कि अल्लामा इक़बाल को एक मुफ़क्किर कहा जाता है। हाँ, अल्लामा इक़बाल ने उर्दू को क्या नहीं दिया, हुँ, सब कुछ दिया। उससे पहले अगर उससे और पीछे जाते हैं अगर हम, तो हम देखेंगे कि गालिब, हुँ, मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान गालिब, जो कि हाँ, ये कह सकते हैं कि मिर्ज़ा गालिब से पहले जो उर्दू शायरी थी, वो तो हुस्न और इश्क की बातें करती थी। हुँ, लेकिन मिर्ज़ा गालिब ने जो है वो उर्दू ज़बान को एक ज़हन अता किया। हाँ, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके जो बानी हैं सर सर सैयद सैयद अहमद अली ख़ान। रहमा, उनका भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है इससे, हाँ, बिल्कुल। है ना? तो आप ये देखेंगे कि जब अपनी उर्दू की जो तहरीर थी, हुँ, सर सैयद अली रहमा जब मिर्ज़ा गालिब के पास ले जाते तो उन्होंने कहा कि आप ये क्या लिख रहे हैं? हुँ, आप ऐसी चीज़ लिखिए जिसकी जिसकी कोई अहमियत हो। हुँ, आप एक ज़हन दीजिए। हाँ, हुस्न और इश्क की बहुत ज़्यादा बातें हो गई, और भी ये तारीख़ की बातें, ये मतलब इमारतों की बातें बहुत ज़्यादा हो गई। अब आपको एक
ज़हन अता करना पड़ेगा अगर आप अच्छा। कुछ करना चाहते हैं तो। हुँ, तो इससे बाहर निकलें, नौजवानों से मैं ये कहना चाहूँगा। और सिर्फ़ आप इसे हुस्न इश्क के इज़हार का ज़रिया ना समझें, आप इसे जब गहराई से मुताला करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उर्दू जो है वो सिर्फ़ हुस्न इश्क की बात नहीं करती है। हुँ, अल्लामा इकबाल को आप देख लें, जी। इनकलाब की अगर बात करेंगे तो फैज़ अहमद फैज़ को आप देख लें, हुँ, ठीक है? जिगर मुरादाबादी को देख लें, जोश मलिहाबादी को देख लें। ये तो हुँ, इस ऐसे तमाम आपको शुअरा नज़र आ जाएँगे उर्दू में, जो इनकलाब की बात करते हैं, फ़िक्र की बात करते हैं, एक ज़हन की बात करते हैं। जी, तो जी। इस ख़याल से हमें निकलना होगा कि उर्दू जो है वो हुस्न इश्क की बातें करती है। हाँ, तो आपके इस जवाब से जो नतीजा अख़ज़ होता है, वो ये है कि उर्दू को बहुत महदूद कर दिया गया है हुस्न इश्क की बातें करने के लिए। उर्दू को कह सकते हैं कि रोमांटिसाइज़ कर दिया गया है कि अगर किसी नौजवान को अपनी महबूबा से बात करनी है, अपनी महबूबा को अपनी बातों में उलझाना है, तो उसको उर्दू बहुत समझ आती है और उसको हुस्न इश्क के अशार बहुत याद आ जाते हैं। लेकिन जब बात होती है फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू की, जब बात होती है फ़लसफ़ियाना लिटरेचर की, फ़लसफ़ियाना अदब की, तो ऐसे में नौजवान जो है वो इंग्लिश समेत दूसरी ज़बानों की तरफ हुँ, जाता है और उर्दू को वो नहीं पढ़ता है। इसी के अलावा हम देखते हैं कि जैसे आपने बताया कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब की तहरीक सर सैयद अहमद ख़ान को लेकर जो थी, उन्होंने कहा कि आप हुस्न इश्क को हुस्न इश्क पर ना लिखें, इमारतों पे ना लिखें, कुछ ऐसा लिखें जो ज़हन दे। और उसके बाद हमने देखा कि सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफ़िक लिटरेचर जो था, वो इंग्लिश ज़बान से उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट करवाया, कई सारी किताबें ट्रांसलेट करवाई। हमने देखा बड़े-बड़े जो है मतलब मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं, उनको अगर आज हम उर्दू में थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, तो इसका सेहरा भी बिल्कुल सर सैयद अहमद ख़ान के सर जाता है, ये बिल्कुल। बात मुसल्लम है। तो मिर्ज़ा, यहाँ हमें ये बात समझ आई कि उर्दू को एक मख़सूस और एक नैरो टर्म में लिया जाता है। जी, उर्दू उससे बहुत आगे है। आगे बहुत हाँ, आगे की बहुत चीज़ है, आगे है। बहुत आगे की रोमांस चीज़। सिर्फ़ रोमांस, हुस्न-ओ-इश्क, प्यार, मोहब्बत इनसे आगे उर्दू है ना? मतलब उर्दू फ़लसफ़ा है, उर्दू साइंस है ना? उर्दू तारीख़ है, उर्दू बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, ठीक आप है। देख सकते हैं। आप हुँ, देखें कि अगर आप इसकी बात कर लें कि फ़िक्र की बात कर लें, तो आप देखिए तरक्की पसंद तहरीक में किस तरह के मामलात रहे। हाँ, उर्दू ने कितना अहम रोल प्ले किया बिल्कुल, उसमें, बिल्कुल। है ना? तरक्की पसंद तहरीक में उसके बाद फिर जंग आज़ादी में कितना अहम रोल प्ले किया। हुँ, वही जो चीज़ें चल रही थी, जो रूसी इनकलाब था, वहीं से चीज़ें तरक्की पसंद तहरीक में निकली। उसके बिल्कुल। बाद फिर वही जो इनकलाब लोगों के दरमियान जो बरपा था, वही जो इनकलाब जो है, वही आगे चल के तरक्की पसंद तहरीक फिर आज़ादी, मतलब एक लोगों के दरमियान एक आज़ादी का चस्का, एक हुँ, आज़ादी के जज़्बात को जो है वो उभार देता है। तो बिल्कुल। बहुत बड़ी, बहुत तमाम चीज़ों हुँ, में बहुत बड़ी चीज़ है, हुँ। बहुत वसी चीज़ है। उर्दू को सिर्फ़ हुस्न और इश्क के दायरे में महदूद कर देना, मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी बिल्कुल, होगी। बिल्कुल। मैं तरक्की पसंद तहरीक को आप देखें कितना अहम रोल अदा किया हुँ, जंग आज़ादी में। लेकिन तरक्की पसंद तहरीक को शुरू किसने किया? हिंदुस्तान में ना, जो हमारा एक बहुत बड़ा उर्दू का खित्ता, इसमें सज्जाद ज़हीर थे और भी उनके साथी थे, उन दोस्त जो लंदन में रह रहे थे, उन लोगों ने वहाँ से एक रूह डाली इसमें, हुँ, और रूह डाली कि यहाँ पर हमारे देश में, हमारे मुल्क में भी इस तरह का इनकलाब पैदा होना करना चाहिए, इस तरह का इनकलाब बर्पा हो, तो हमें जाकर के आज़ादी हासिल होगी। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे जंग आज़ादी में फिर वही तरक्की पसंद तहरीक आगे चलते-चलते जंग आज़ादी की शक्ल इख्तियार करती है। फिर उसमें जंग आज़ादी में फिर आप ये देखें कि इसे तो कभी आप भूल ही नहीं सकते कि सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वाह! देखना है ज़ोर ज़ोर कितना कितना बाज़-ए क़ातिल में बाज़ुए है। क़ातिल और में फिर है। इनकलाब ज़िंदाबाद का नारा किसने दिया? वो भी बिल्कुल। उर्दू की देन है। इस तरह के अशार तो आप ये देखें कि उर्दू ने जो जंग आज़ादी में जो अहम रोल अदा किया है, वो उर्दू दाँ उस वक़्त के जो थे अदीब थे, जो शुअरा थे, जो उर्दू के अफ़साने लिखने वाले थे, जो नॉवेल निगार थे, उन लोगों ने अपनी तहरीरों के ज़रिए, हुँ, अपनी तहरीरों के ज़रिए जो लोगों में इनकलाब बर्पा किया, जो लोगों के जज़्बात को जब जो लोगों के जज़्बात को छेड़ा और उनको उभारा, हुँ। जंग आज़ादी की तरफ वो जो गामज़न किया, वो भी उर्दू की देन थी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। आपकी इस बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ कि ये उर्दू के साथ वाक़ई बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि उर्दू को हुस्न व आशिकी और रोमांस के एक छोटे से कहना चाहिए क़फ़स में क़ैद कर दिया जाए। हमने माज़ी में देखा है कि उर्दू ने जो है एक ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया से भगाने में भी एक बड़ा किरदार अदा किया। उर्दू ने यहाँ के लोगों को उभारा, अपनी आज़ादी की कहना चाहिए अहमियत और उसकी तहरीक पर ज़ोर देने के लिए एक वजह दी। ओके? तो मिर्ज़ा, अभी हम आ जाते हैं थोड़ा-सा क्योंकि हमारे बहुत सारे अलीगढ़ के सीनियर्स हैं, जो हमारी इस प्रोग्राम्स को देखते हैं, तो हम थोड़ा-सा अलीगढ़ को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल। मिर्ज़ा, हमने जैसे कि हमने जो पुराने ज़माने से हमने अपने बचपने से ये बात सुनते आए हैं हम, कि अलीगढ़ के जो तलवा हैं, उनकी उर्दू जी। दानी जो है, वो मशहूर है। अगर हम देखते हैं कि किसी अदबी महफ़िल में कोई हम देखते हैं कि नया नवेला शायर है, नवामुख्ता शायर है, वो जब बैठा हुआ है किसी के सामने और अगर कोई अलीगढ़ के बहुत सीनियर हैं, भले से वो शायर नहीं है,
लेकिन उसके बावजूद ऐसी अदबी महफ़िल में उनको एक उस्ताज़ की कुर्सी खुद ब खुद दे दी जाती है, क्योंकि ये अलीगढ़ के पढ़े हुए हैं, इसलिए उर्दू दानी और उर्दू अदब में ये अच्छा खासा मलिका रखते होंगे। ऐसा बचपन से हमने देखा कि तासुर अलीगढ़ को लेकर दिया जाता है। लेकिन मिर्ज़ा, मेरा सवाल ये है कि हम जब अलीगढ़ की मौजूदा नस्ल पे जब हम नज़र डालते हैं, तो हम देखते हैं कि अलीग और गैर अलीग का फ़र्क जो है, वो उर्दू अदब के लिहाज से मिट चुका है। बहुत ज़्यादा। हमने देखा कि अलीगढ़ की मौजूदा नस्ल जो है, उसको उर्दू पर वो मलिका नहीं है, जिसके बारे में हमने कभी सुना था। वो अलीगढ़ जो 70s और 80s और 60s में था, उसके लोग जो कहना चाहिए अलीगढ़ के कहना चाहिए क्लासरूम्स से, यहाँ की कैंटीन से, यहाँ के ढाबों से जो कहना चाहिए दुनिया उर्दू के शहसवार हमने निकलते देखे, वो हम देखते हैं कि आज नहीं है। और अगर आज के अलीगढ़ को अगर हम फ्यूचर की नज़र से देखें, मुस्तकबिल की नज़र से देखें, तो हम ये पाएँगे कि अलीगढ़ अब जो है अपनी उर्दू दानी की जो विरासत है, उसको एक तरीके से खोता चला जा रहा है। तो आप इसमें क्या कहेंगे? अलीगढ़ की मौजूदा नस्ल में उर्दू दानी को लेकर के जो कमी है, ये कहाँ वाक़ई हुई है? देखें, अलीगढ़ के बारे में अगर हम अलीगढ़ को लेकर के अगर हम उर्दू पे बात करेंगे, तो देखिए सबसे पहली बात तलबा के दरमियान अगर हम बात करते हैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो तलबा बिरादरी थी, हुँ, पहले हम तलबा पे बात करेंगे, बाद में डिपार्टमेंट और यहाँ के शोबे पे बात करेंगे। बिल्कुल। तलबा बिरादरी में पहले ऐसे अलीग्स हुआ करते थे। आप ये देखें कि पहले ऐसे अलीग्स हुआ करते थे जो वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, या उसका ताल्लुक साइंस से है, उसका ताल्लुक कॉमर्स से है, या उसका ताल्लुक सोशल साइंस से है, या उसका ताल्लुक इंग्लिश से है। लेकिन अगर आप उसका ताल्लुक किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी फैकल्टी से हो सकता था। हुँ, लेकिन उसकी जो उर्दू थी, जब उसकी आप उर्दू सुनते, तो आप उर्दू सुन के कभी सिर्फ़ उर्दू सुन कर के अगर आप उसकी डिग्री नहीं देखते, अगर आप उसके बारे में नहीं जानते, तो सिर्फ़ उसकी उर्दू सुन कर के कभी ये फ़ैसला नहीं कर सकते थे आप कि ये इंसान जो है वो इंजीनियरिंग फैकल्टी का है। बिल्कुल। ये इंसान मतलब कि डॉक्टरेट न मतलब ये इंसान डॉक्टरेट डॉक्टरेट डिग्री का है, या फिर ये इंसान इंग्लिश डिपार्टमेंट का, या फिर ये हिंदी का है। मतलब उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की और अलीगढ़ की ये पहचान थी कि उर्दू वाला भी जो है वो हिंदी में बात करता था, हिंदी वाला जो है वो भी उर्दू में बात करता था, इंग्लिश वाला जो है इंग्लिश के साथ-साथ उर्दू पर भी बहुत मज़बूत बिल्कुल। पकड़ रखता था। और ये तक हमने सुना है, बल्कि मैंने पढ़ा है, मैंने तो कुछ देखा भी है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तलबा जो है वो उर्दू में मेयारी शायरी किया करते थे। वाह! ये चीज़ देख कर के बहुत ज़्यादा मतलब आप देखें कि वो एक वक़्त था जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये मेयार था हुँ, कि मतलब उर्दू जो है जिस तरह से शुरू हुई थी, सर सैयद अली रहमा का जो मिशन था कि जो बाहरी चीज़ें हैं, जो साइंस है, जो इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ें हैं, कहीं न कहीं उसे हमारी आम ज़बान में ट्रांसलेट किया जाए, तर्जुमा किया जाए, हुँ, उसके ज़रिए लोगों को अपनी कम्युनिटी को वो एक इंटेलेक्चुअल कह लें, या फिर एक तालीम याफ़्ता बनाना चाहते थे, बिल्कुल। है ना? तो वो चीज़ जहाँ से शुरू हुई थी, वो उतना 100% तो 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं 90% तक एक वक़्त तक उस चीज़ पर लोगों ने अमल किया। हुँ, और तलबा भी इस चीज़ पर बैठकर मतलब हमने यहाँ तक सुना अपने बड़ों से कि ढाबों पे बैठ कर के डिस्कशन होते थे, और हुँ, मतलब चाय के टपरियों पे बैठ के डिस्कशंस हो रहे हैं, और टोटल उर्दू में बातें हो रही हैं। वाह! तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उर्दू की जो पहचान थी उस वक़्त, वो आज का अगर हम अलीगढ़ देखते हैं, हुँ, जो मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो आज के तलबा में हम वो क्वालिटी और वो ख़ासियत हमें कहीं नज़र नहीं आती है। हुँ, हम 100% नहीं कह सकते कि बिल्कुलिया तौर पे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, हुँ, लेकिन ये है कि वो जो क्वालिटी थी, जो मैंने आपको बात करी, जिस तरीके मैंने आपसे पहले बातें बताई, जी, जी। उस पर अगर आज के हम तलबा बिरादरी को अगर उस मौज़ून पे अगर हम वज़न करते हैं, तो उस पे बिल्कुल खरा नहीं हाँ, हाँ, उतरती। हाँ, ये क्योंकि आप बात है। देखें कि इस तरीके की मतलब बहुत से मुशायरों में मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि यहाँ की बिरादरी, यहाँ की तलबा बिरादरी जो है, हुँ, शायर क्या पढ़ रहा है, क्या शेर सुना रहा है, उससे मतलब ही नहीं है। बस 2 मिसरा हो गया तो बस तालियाँ पीट दी, अच्छा, बस तालियाँ बजा दी, दाद दे बिल्कुल। दी, हाँ। मतलब पहले मिसरे पे दाद देनी है, दूसरे मिसरे पे दाद देनी है। ऐसी भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, इनको ये भी नहीं पता कि अच्छा, अच्छा। पहले मिसरे पे दाद दाद देनी होती है, या दूसरे मिसरे पे, या शेर कब मुकम्मल हो रहा है वहाँ पर दाद देनी है। जी, जी, जी। शायर क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इससे मतलब नहीं है। हुँ, बस उसे दाद देना है, उसे हल्ला मचाना है, उसे संजीदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अच्छा। पहले की जो अलीग बिरादरी थी, उसके अंदर ये क्वालिटी थी, ये खासियत थी कि कहाँ पर दाद देना है। यहाँ तक कि लोग महफ़िल में बैठे हुए लोग जो है, वो स्टेज पे बैठे हुए शायर की गलतियाँ जो है वो निकाल लिया करते थे। अच्छा, गलती पकड़ लिया करते थे कि वाह! शायर ने यहाँ पर ये गलती करी है। वाह! ये मेयार था पहला, और आज का मेयार ये है कि आज के तलबा को, बहुत बड़ी तादाद तलबा की, जिनको ये भी नहीं पता कि किस मिसरे पे और कहाँ दाद देनी है, और किस तरीके से हाँ। और किस शायर के शेर पे दाद देनी है। कौन-सा शेर अच्छा था, कौन-सा शेर खराब। तो फ़रीद मिर्ज़ा जो है आपने यहाँ पर जो
कहना चाहिए माजी की जो अलीग बरादरी थी, अलीगढ़ के तलबा थे, उनकी बालिग नज़री पे यहाँ पर आपने जो है बात की और आपने यहाँ पर बात की मुशायरों के बारे में। जी। तो हम भी अलीगढ़ से लगभग हमारा अलीगढ़ से लगभग 5 साल पुराना रिश्ता है सामीन। अलीगढ़ में हमने भी काफ़ी मुशायरे देखे और इसके अलावा हमने जो है अलीगढ़ में जो हमने मुशायरे काफ़ी ज़्यादा देखे और हम ये देख रहे हैं कि ये मेयार जो उर्दू शायरी का है, बल्कि उर्दू सुनाने से लेकर उर्दू सुनने तक का जो मेयार है, ये हद से ज़्यादा इन्हितात पज़ीर अब हुआ चला है। हमने काफ़ी सारे ऐसे मुशायरे देखे, जहाँ पर शायर जो है, वो उसको पता होता है कि मेरी जो ऑडियंस है, जो सामीन मेरे सामने बैठे हैं, जो नाज़रीन बैठे हैं, वो किस तरीके के शेर पसंद करते हैं। तो वो मेयार अच्छा करने की जगह सामीन से दाद वसूलने के लालच में अपनी शायरी को गैर मेयारी कर देता है। तो मिर्ज़ा आपने मुशायरों की बात की, मेरे पास बहुत अच्छा सवाल मुशायरे को लेकर ही है जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे ऑडियंस को भी इसमें बहुत मज़ा आएगा। मिर्ज़ा मुशायरों में हमने देखा कि शायरी को मेयारी बनाने की जगह शायरी को मशहूर बनाने की एक दौड़ चल चली है। हम देखते हैं कि आज का दौर सोशल मीडिया का है। आज 1 घंटे की शायरी ना सुनने की बजाय लोग क्या करते हैं, शॉर्ट वीडियोज़ और रील्स को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो शायर भी इस बात की कोशिश करता है कि वो मेयारी लिखने की जगह वायरल लिखे, ठीक है? मतलब कहने का ये है कि आज का दौर वो है, जहाँ पर ज़रूरी नहीं कि जो सबसे मशहूर हो, वो सबसे अच्छा है। ज़रूरी मतलब ये है कि जो ऑडियंस है, वो कैसा सुन रही है। यहाँ पर मतलब मेरा कुल मिलाकर कहने का ये है कि ऑडियंस शायर की मोहताज नहीं, शायर ऑडियंस का मोहताज हो गया है कि ऑडियंस कैसी सुनेगी, हम वैसी शायरी करेंगे। तो इसको हमारे जो अदब का कहना चाहिए जो तबका है, जो उर्दू दानी जिसकी अच्छी है और जो उर्दू को लेकर के काफ़ी कोशिशें करता है, जी। वो ऐसी शायरी को मेयारी नहीं मानते हैं, तो वो इसको गैर मेयारी या बाज़ारी शायरी का लक़ब देते हैं। मिर्ज़ा हमने देखा है कि बाज़ारी शायरी की एक मकबूलियत नौजवानों में है। हम देखते हैं कि जो शेर गहरा होता है, उस पर कोई दाद नहीं आती और जो शेर जो है जिसमें हुस्न इश्क की बात हो रही है या औरतों के जो है आज़ाए बदनिया की बात हो रही है, हम देखते हैं कि उसमें नौजवान जो है उसकी कहना चाहिए एक तरीके से वो उसकी मर्दानगी जो है वो फड़क उठती है और वो जो है सीटों पर खड़े होकर के फिर जो है जी। दादे ऐश देता है। जी। मेरा कहने का कुल मिलाकर के मेरा सवाल आज ये है मिर्ज़ा कि बाज़ारी शायरी की जो बढ़ती मकबूलियत नौजवानों में है, आखिर इसकी क्या वजह है? देखिए मैं ये बताना चाहूँगा आपका सवाल बहुत अच्छा है कि बाज़ारी शायरी हुँ, जो नौजवानों में इसकी बढ़ती मकबूलियत है, इसकी एक वजह तो ये कि आप ये देखें कि शुअरा जो है, जैसे पहले दरबारी शायर हुआ करते थे, बहुत बहुत से आप लोगों ने देखा होगा, हाँ, सुना होगा कि फलाँ जो है कि वो फलाँ बादशाह के दरबारी शायर थे, हुँ, फलाँ बादशाह के दरबारी शायर थे। आज भी जो सो कॉल्ड मुशायरे हो रहे हैं, हुँ, आज के जो खैर मैं सबको तो नहीं कहूँगा, अभी भी कुछ ऐसी महफ़िलें हैं, जो अदब से जिनका बहुत गहरा ताल्लुक है, जो अदब की महफ़िलें अभी भी मुनाकिद करी जा रही हैं। हुँ, लेकिन जो एक मतलब एक जो आप जो बड़े लेवल पे आप देखेंगे, हुँ, है ना? जो एक बड़े पैमाने पे जब आप इसको देखेंगे, तो एक बहुत बहुत ऐसे मुशायरे आपको नज़र आएँगे हमारे मुल्क में, हुँ, बल्कि बैरून मुल्क में भी ऐसे बहुत से मुशायरे मुनक़िद कराए जा रहे हैं, हुँ। जिसमें बाज़ारू जो शायर हैं, उनको बुलाया जाता है। अच्छा। और जो आज हुँ, नौजवानों में जो इसकी आपने कहा कि नौजवान जो इसकी हुस्न इश्क की बातें समझ रहा है, तो इसमें कहीं न कहीं जो हमारे शुअरा हैं, जो जा कर के बहुत ज़्यादा दाद व तहसीन हासिल करते हैं, सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छा शेर कह दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आज भी अगर आपको शायर को जज करना हो, हुँ, अगर इस तरह की महफ़िल में आप बैठे हुए हैं, तो अगर आपको मुशायरों में आज शायर को जो गैर मेयारी मैं तबके की बात कर रहा हूँ, जो बाज़ारू शायरी हो रही है, उसमें अगर आप मेयारी शेर को अगर आप जज करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। जी। अगर जिस शेर पर या जिस शायर के कलाम पर ज़्यादा कम दाद मिले और कम तालियाँ बजे, तो आप समझ जाना कि ये मेयारी शेर है। वाह! ठीक है? मेयारी शेर को जज करने का सबसे जी। सबसे बड़ी चीज़ मुझे मुझे ऐसा लगता है यही है, और जिस पे ज़्यादा मतलब लोग हंगामा मचाएँ, कुर्सियों पे खड़े हो जाएँ और अपना अपना कोट उतारने, नचाने लगें, समझ जाए कि बिल्कुल टुच्ची और बाज़ारू शायरी है, जी। इसलिए ज़्यादा इससे दाद व तहसीन मिल हाँ, रही है। तो मिर्ज़ा ने जो है यहाँ पर फ़रीद मिर्ज़ा ने एक ट्रिक भी बताई है और ये आप लोग भी जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर एक एक चीज़ मैं इसमें और जी। ऐड करना चाहूँगा, एक चीज़ और मैं इसमें इज़ाफ़ा करना चाहूँगा कि मैंने कहा कि दरबारी जो मैं शायरी की बात कर रहा था, पहले के शुअरा का भी ताल्लुक दरबार से होता था, फिर आपने देखा कि उन्होंने किस तरह के कसायद लिखे। हाँ, बिल्कुल। बयान कर रहे हैं तो अपने मालिक के मतलब अपने जो बादशाह, अपने हुक्मरान की तारीफ़ में ऐसे-ऐसे कसीदे पढ़े जा रहे हैं, उनके घोड़ों की तारीफ़, उनके ख़ानदान की तारीफ़, चीर दिया, फाड़ दिया, फेंक दिया, उठा दिया।
इतनी तारीफ है। तो हाँ। यहाँ पर शायरी का मेयार मतलब पहले भी ऐसा था, आज भी आप देखेंगे बहुत सी सियासी पार्टियां ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल शायर हैं उनको हायर किए हुई हैं। हाँ, 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 ये बात है। मैं नाम जी। नहीं लेना नहीं, चाहूँगा, नहीं, मेरे ख्याल समझ से रहा हूँ। ऑडियंस और आप सब समझ जाएँगे सब बारीक कि नज़र है। बहुत सी हुँ। मतलब वो सामईन जो है माशाल्लाह बहुत ही मतलब बहुत बालिग, बहुत समझदार लोग हैं, बड़े होशियार लोग हैं कि ऐसी बहुत सी मतलब पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जो हुँ। भी हैं पॉलिटिकल पार्टियाँ, अक्सर ये है कि बहुत से ऐसे शायरों को हायर किए हुए ही हैं और वो उनकी तारीफ में कसायद पढ़ते रहते हैं। ये भी बहुत बड़ी वजह है बाज़ारू शायरी को हाँ। ज़्यादा होने में। जी, जी, जो बिल्कुल ऐसा इज़ाफ़ा ही है। हो गया है बाज़ारू ऐसा ही है। शायरी का और हुँ। लोगों और हमारे नौजवान में जो समझने का शेर फ़हमी का जो मेयार जो गिरा है, जो जी। ज़वाल पज़ीर हुआ है, उसमें ये भी सबसे बड़ी वजह है हाँ। कि इस तरह के मुशायरे होने लगे, हुँ। जो पार्टियों की तारीफ में कराए जा रहे हैं। बाकी मैंने तो देखा पिछले विधानसभा के इलेक्शन में यूपी में कि बल्कि पार्टियों के नाम से मुशायरे कराए जा रहे थे अच्छा। कि फलाने पार्टी और ये पार्टी, वो पार्टी। तो अच्छा। ये भी बहुत समझ लीजिए, अब तो फिर कहाँ जाएगी उर्दू और इसका मेयार कहाँ जाएगा? खैर सियासत के क्या ही कहने, सियासत तो बाँटो और राज करो की और मैंने वो पहले शेर भी पढ़ के आपको, क्योंकि सियासत का बड़ा गहरा ताल्लुक है, उर्दू बिल्कुल, अदब से आप बिल्कुल, बिल्कुल। सियासत को हटा नहीं सकते, उर्दू को बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिसाइज़ किया गया है, बहुत ज़्यादा। इसमें कोई शक नहीं है और सियासत तो जो है, वो हमेशा से बाँटो और राज करो की पॉलिसी पर ही अमल करती है। बिल्कुल। अभी आपने एक बहुत अच्छी कहना चाहिए एक नुस्ख़ा कीमिया दिया कि किस तरीके से अच्छे शेर की पहचान की जाए। मुझे यहाँ पर जी। शायर फ़ितरत राहत इंदौरी का सामईन एक बहुत अच्छा वाक़या ज़हन में आता है। शायर फ़ितरत राहत इंदौरी एक प्रोग्राम में थे और वहाँ पर उन्होंने जब अपनी कहना चाहिए उनका नंबर आया और उन्होंने जब माइक पकड़ा तो उन्होंने ये बात कही कि मैं यहाँ पर जो भी शेर पढ़ूँगा, आपको समझ आ जाए तो आप उस पर दाद दीजिए, ताली बजाइए और अगर आपको वो शेर समझ ना आए तो उस पर ज़्यादा तालियाँ बजाइए क्योंकि वो आपको समझ नहीं आया इसलिए वो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। ये एक खैर एक नुस्ख़ा कीमिया है। आपने यहाँ पर बात की पॉलिटिक्स की कि उर्दू किस तरीके से पॉलिटिसाइज़ कर रही है सियासत उर्दू को। मेरा अगला सवाल यहाँ पर ये है, एक सियासत के गलियारों में उर्दू को लेकर के गलतफ़हमी है या कहना चाहिए एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि उर्दू सिर्फ़ मुसलमानों की ज़बान है और अक्सर लोग यही समझते हैं क्योंकि उसका रस्मुल ख़त एक तरीके से अरबी के मुतशाबिह, लोग समझते हैं कि वो मुसलमानों की ज़बान है। मिर्ज़ा आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या उर्दू वाक़ई मुसलमानों की ज़बान है? नहीं देखिए, उर्दू मैंने इससे पहले भी आपको ये मैंने एक शेर कहा था, फिर मैंने एक शेर पढ़ा था, फिर वो शेर पढ़ना चाहूँगा कि अपनी उर्दू तो मोहब्बत की ज़बां थी प्यारे, आहा! उफ़ सियासत ने इसे जोड़ दिया मज़हब से, मज़हब से। उफ़ सियासत ने इसे जोड़ दिया मज़हब से। तो उर्दू को जो सियासत से जोड़ा गया है, उसमें पॉलिटिशियन, सियासतदान का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा। क्योंकि आप ये देखें कि पहले पहले जो मुशायरे हुआ करते थे, उनका सिर्फ़ नाम मुशायरा हुआ करता था, ठीक हुँ। है। लेकिन आज जो मुशायरे होते हैं, आपने देखा एक तबका है, एक तबके को ये लोगों ने नहीं दिया, एक तबके ने उसे मुशायरे का नाम दे दिया, एक तबके ने उसे कवि सम्मेलन का नाम दे दिया। हाँ, आप बिल्कुल। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। जी। एक तबके ने क्या किया, मुशायरे का नाम दे दिया, एक ने कवि सम्मेलन का नाम हाँ, दिया। बिल्कुल। तो ये भी पॉलिटिशियंस की देन है, ये हमारे जो सियासतदान हैं उनकी देन है कि उन्होंने इस तरीके से उर्दू और मतलब उर्दू और हिंदी को बाँटने का काम हुँ। किया। हालाँकि ये दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं अगर आप इनकी रूट पर जाकर के देखेंगे तो। अच्छा, अच्छा। जी। तो मिर्ज़ा ने यहाँ पर बात की कि उर्दू को एक तरीके से मतलब वोट बैंक की राजनीति ने उर्दू को बिल्कुल पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज़ और और क्रिमिनल कर दिया है। एक चीज़ में मैं और ऐड करना चाहूँगा कि हुँ। आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि उर्दू में अगर आप गौर करेंगे, उर्दू में जब आप गौर करेंगे तो आपको, अगर जैसे लोगों ने कहा कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, इस पे हाँ। गौर करेंगे, तो कहाँ मुसलमानों की ज़बान है? आप ये देखें कि इतने आपको बहुत से ऐसे शायर मिल जाएँगे, जिनका ताल्लुक गैर मज़हब से, यानी कि जिनका ताल्लुक जो मुसलमान नहीं है, हुँ। लेकिन वो उर्दू में शायरी कर रहे हैं। आप अच्छा। देखें कि उर्दू के पहले बाकायदा अफ़साना निगार प्रेमचंद, जिनको उर्दू तस्लीम करता है कि उर्दू के पहले बाकायदा अफ़साना निगार उनको तस्लीम किया जाता है, हाँ। लेकिन उनका ताल्लुक किससे है? हिंदुइज़्म से, वो हिंदू बिल्कुल। हैं। उसके अलावा भी आप देखें कि बहुत से ऐसे मतलब नक्काद, बहुत से ऐसे शायर आपको दिख जाएँगे। फिराक गोरखपुरी को ले लीजिए, जिनका हाँ। असल नाम क्या था? रघुपति रघुपति सहाय। बिल्कुल, वो भी बिल्कुल। नॉन मुस्लिम थे, जी। लेकिन उन्होंने किस तरीके की शायरी की आप देखें। हुँ। आप प्रेमचंद को देखें, जब तंज़ो मज़ाह में आ जाएँ तो आप उनको देखिए, क्या कहते हैं उनका, कन्हैया लाल कपूर को देख लीजिए। जी, जी, जी। उसमें फोर्ट विलियम कॉलेज में जाइए, अब लल्लू लाल को देखिए, हाँ। मेहरचंद खत्री को देखिए वाह! आप, सब नॉन मुस्लिम थे, सब हिंदू थे, इनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं था। हुँ। और फिर इधर चले आइए, अब नक्काद में चले आइए और भी तहकीक निगार में चले आइए, तो आप ये देखें कि आप अफसाना निगार में देखिए, आपको क्या कहते हैं, प्रेमचंद के बाद आपको सुरेंद्र प्रकाश मिल जाएँगे, हाँ। आपको नॉवेल निगार बहुत अच्छे, बिल्कुल। आपको इस तरीके के आपको बहुत सारे नॉवेल निगार, बहुत सारे अफसाना निगार जो हैं, उनका ताल्लुक हिंदू मतलब धर्म से हिंदुइज़्म था। से, हिंदू धर्म से है, हुँ। लेकिन उन्होंने उर्दू के फ़रोग़ के लिए बहुत बड़ा मतलब बहुत अहमियत के हामिल हैं वो लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि उर्दू जो है, वो किसी ख़ानदान, परिवार, एक मज़हब की ज़बान नहीं है। उर्दू हिंदुस्तान, बल्कि हमारे देश के अलावा भी बहुत, अब तो हुँ। मतलब बाहर जाकर भी
तमाम लोगों की ज़बान है और लोग इसको हाँ। बोलना पसंद करते हैं। आपने कवि सम्मेलन और मुशायरे का ज़िक्र किया, तो नाज़रीन हम जो उर्दू और हिंदी के एक मजमूए से एक जो तहज़ीब ने जन्म लिया, उसको आज गंगा-जमनी तहज़ीब कहा जाता है। तो इसके बारे में ये बात कही जा सकती है कि अगर गंगा हिंदी है और जमुना उर्दू है, तो उसकी जो गंगोत्री है, यानी जो दोनों जहाँ से निकलते हैं, वो असल में हिंदुस्तान है। बिल्कुल। तो उर्दू हिंदू या मुसलमान की ज़बान नहीं है, उर्दू इस खित्ते की ज़बान है और उर्दू एक तरीके से कह सकते हैं मुत्तहिदा हिंदुस्तान की ज़बान है। तो कहना चाहिए सरहदें बँट गई हों, लेकिन ज़बानें नहीं बँटती हैं। ज़बानें जो होती हैं वो साझी साझी होती हैं, जिस तरीके से तहज़ीबें भी साझी होती हैं। बिल्कुल। मिर्ज़ा यहाँ पर आप हमारे और आपके बीच में बहुत ही अच्छा डिस्कशन चल रहा है और इसको करने में बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत। बिल्कुल, बस आखिरी सवाल पे मैं आता हूँ और मैं अपने नाज़रीन से रुख़्सत हम लेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये हकीकत तो मुसल्लम है कि उर्दू ज़वाल पज़ीर है। ये हकीकत तो मुसल्लम है कि भले से मुरूर ज़माना के नताइज हों या फिर साज़िशी ज़हनियत का हिस्सा हो, उर्दू जो है उसको मरकज़ी धारा जो है, मेनस्ट्रीम है, उससे निकाला जा रहा है। हम देखते हैं कि जिन जगहों को उर्दू की हिफ़ाज़त के लिए पेश होना चाहिए था, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, इस तरीके के बहुत सारे इदारे और बहुत सारे शहर जो हैं, जहाँ पर उर्दू का असल में उर्दू को जहाँ पनाह-गुज़ीन होना चाहिए था, हम देखते हैं वहीं पर उर्दू के साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है। बहुत। अगर हम अलीगढ़ में देखें, तो यहाँ पर भी जो है हर बहाने-बहाने के साथ कभी उर्दू की रस्मुल ख़त के साथ मज़ाक किया जाता है, कभी उर्दू को नोटिस बोर्ड से निकाल दिया जाता है। इस तरीके से उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी होती रहती है। अब अगर मैं एक कहना चाहिए एक तालिबे इल्म की हैसियत से मिर्ज़ा आपके सामने ज़ानुए तलम्मुस तय करूँ और आपसे एक ये सवाल करूँ कि आज के ज़माने में जबकि दुनिया जो है हम 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं और कहना चाहिए दुनिया बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गई है, एक ग्लोबल विलेज हम जिसे कहते हैं दुनिया बन चुकी है, एक आलमी गाँव बन चुकी है। ऐसे में उर्दू की बक़ा के लिए किस तरीके के कहना चाहिए कि हम इक़दामात कर सकते हैं जिससे उर्दू की बक़ा और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके? देखिए सबसे पहले तो जैसे कि आपने सवाल किया और आपने बताया, खुद ही आपने बताया सवाल क्या था आपने बताया, मैं उस पे थोड़ा-सा और तफ़सीली गुफ्तगू थोड़ी-सी हल्की-सी करना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, हुँ, कि उर्दू का जो मरकज़ रही है, जैसे कि दिल्ली। जी। दिल्ली के बारे में मसूद हुसैन खान ने फरमाया कि दिल्ली वो जगह है जहाँ पर उर्दू पैदा हुई। हुँ, उर्दू के पैदाइश की जो तहकीक के बारे में जो सबसे अहम और सबसे आखिरी नज़रिया आप तक का है जिसको सबने कबूल किया है, हुँ। वो ये है कि उर्दू दिल्ली में पैदा हुई। उर्दू दिल्ली और नवाहे दिल्ली में वो सब इलाके आ जाते हैं जी, जिसके जी। इर्द-गिर्द होते हैं हुँ, तकरीबन, ठीक है। तो आप देखिए कि दिल्ली देख लें आप, दिल्ली में क्या हाल है उर्दू का। हाँ। उसके बाद मैं तो दिल्ली तो बहुत दूर, इतना दूर जाएँगे प्यासे मरेंगे, अपने करीब अलीगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेंटर उर्दू का, अच्छा। बहुत बड़ा सेंटर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसके बानी सर सैयद अली रहमा थे और उनका मिशन भी जो था वो सब अच्छे तरीके से जानते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किस तरीके से हुँ, आप बहुत मतलब वसी पैमाने पे छोड़िए, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखिए कि किस तरीके से उर्दू के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अच्छा। आप ये देखें कि कई जगह ऐसे नोटिस बोर्ड में देखा गया कि इंग्लिश रस्मुल ख़त है, हुँ, हिंदी रस्मुल ख़त है, लेकिन उर्दू रस्मुल ख़त गायब हो चुकी है। अच्छा। देखिए, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है उर्दू के साथ। हुँ, और मैंने जैसे पहले भी बताया था कि उर्दू जो है, उसमें जो ज़वाल पज़ीर हो रही है, उसमें कहीं न कहीं जहाँ जो मरकज़ रही है उर्दू का, जो इदारे हों या जो इलाके हों या हुँ, जो सिटीज़ हों, जो शहर हों, उनका बहुत बड़ा हाथ है। हाँ। आप लखनऊ चले जाइए, हुँ, आपको लखनऊ में इस तरीके की दिखेंगी चीज़ें नहीं नज़र आएँगी आपको, उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाली वहाँ के लोग। पहले मैं खुद तकरीबन मैं 2016, 17, 18, 19, 20 मैं 90 में अच्छा, था वहाँ पे। अच्छा, अच्छा। और लखनऊ में मैं रहा माशाअल्लाह। हूँ लखनऊ में। तो लखनऊ में मैंने देखा कि वहाँ का रिक्शा ड्राइवर जो था वो भी उर्दू में बात करता था। हाँ, और इतनी अच्छी इतनी मज़ेदार उर्दू कि बस सुन कर के दिल खुश हो जाया करता था। लेकिन अच्छा। आज का मयार आप जा कर के देखें, वहाँ क्या कितना कितना ज़्यादा मयार इन चंद सालों में इतना ज़्यादा मयार गिर गया है। अच्छा। तो जब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो हुँ, आप ये देखें कि एमयू जो है वो हमारे मुल्क में उर्दू का तनहा एडवांस सेंटर था। लेकिन बिल्कुल। आप ये देखिए 10 सालों से था, लेकिन हमारे अपने लोगों ने उसके साथ ऐसा सलूक किया, ऐसा बर्ताव किया, मैं नहीं कहना चाहूँगा, ना नाम लेना चाहूँगा कि उसमें कौन लोग हैं। लेकिन हमारे अपने लोगों ने मतलब इतना ज़्यादा उसका मतलब गलत फ़ायदा उठाया एडवांस सेंटर होने का। अच्छा। मतलब मिसयूज़ किया जिसे कह सकते हैं, हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया। और आज ये हाल है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो फ़ख्र से ये कहता था यहाँ का डिपार्टमेंट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी ये बहुत बड़ी पहचान और एक मतलब बहुत बड़ी फ़ख्र की बात थी कि हमारे पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू का एडवांस सेंटर, तनहा एडवांस सेंटर है पूरे अच्छा, मुल्क का। पूरे मुल्क का। और वाह! आज वो मतलब हमारे पास जो एक किरदार था कि एडवांस सेंटर होने का, वो हमसे छीन लिया गया। हाँ। उसमें जो वजह है, वो उसके पीछे भी उसकी वजह भी हम हैं और हमारे अपने लोग हैं हुँ, कि हमने उसके साथ इस तरह का सलूक किया कि आज हमारे पास एडवांस सेंटर नहीं है। अरे! और जैसे उर्दू की बका की बात हो रही थी, तो उर्दू बका के लिए देखें सबसे पहली जो अहम चीज़ है वो ये मैं कहना चाहूँगा अपने नौजवानों से, क्योंकि आने वाले मुस्तकबिल में
आने वाले मुस्तकबिल में हुँ। और आज भी मतलब देश और इस ज़बान, इस मुल्क की जो मतलब जो डोर है वो हमारे नौजवानों के हाथ में हाँ, है और हर नौजवान जो है वो अपने कौम, अपने मुल्क और मिल्लत का आने वाला मुस्तकबिल होता है। बिल्कुल। अपने नौजवानों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हुँ, आप लोग अपने कन्वर्सेशन में, अपने गुफ्तगू में हुँ, उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करें। हुँ। आप देखेंगे कि हम लोग कितना ज़्यादा अपने गुफ्तगू में उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करना बहुत कम कर दिया है लोगों हाँ, ने बिल्कुल। और इंग्लिश को हम एक बहुत बड़ी जगह देने लगे हैं। हाँ। तो एक ये भी बहुत बड़ी वजह है, हम इसमें इस चीज़ को शुरू करें कि हम अपना जो जो हमारी गुफ्तगू हो, वो हम उर्दू में हुँ, और मतलब करने की कोशिश करें और हुँ। साथ में जो हमारी अगर सामईन में ज़ाहिर-सी बात है, कोई कैटेगराइज़ तो है नहीं, माएँ-बहनें भी इस वीडियो को देखेंगी, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों से उर्दू में बात करें। बिल्कुल। आज बहुत बड़ा तबका जो है अपने बच्चों को उर्दू से दूर ले जा करके इसमें बहुत बड़ा मतलब एक छोड़ा हाँ, छोटा-सा अगर कहेंगे हाथ, तो हमारे घर में जो घर की जो राष्ट्रपति होती हैं, जो सदर होती हैं, यानी कि जो माँ-बहनें होती हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ अच्छा, होता है। अच्छा। अपने बच्चों से लंच कर लिया, डिनर कर लिया, ब्रेकफ़ास्ट किया बेटा, ये क्या ओके। चीज़ है? आप उर्दू में उस चीज़ को बोलने की कोशिश करिए, तो आपके बच्चे के अंदर एक चाहत हाँ, पैदा होगी, भाई ये जी, कैसी चाशनी वाली ज़बान है, हाँ। कितनी अच्छी ज़बान है, इसको बोलना चाहिए। तो उसके हुँ, अंदर एक उर्दू को लेकर के एक चाहत पैदा होगी। तो उनसे भी हुँ, कहना चाहूँगा, ख़वातीन से भी, कि आप भी अपने बच्चों से उर्दू में बात करने की कोशिश करिए, ताकि ये भी एक बका का ज़रिया बने। बिल्कुल। और तीसरी बात, रस्मुल ख़त ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें आप। सोशल मीडिया पे चाहे फ़ेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या कोई और दूसरा सोशल मीडिया हो, आप उस पे उर्दू रस्मुल ख़त में लिखने की कोशिश करें। जी, जी, आप जी। कुछ भी लिखना चाहते हैं, आप उर्दू रस्मुल ख़त में लिखें। हुँ। नीचे आप हिंदी भी लिख दें, अब तो ट्रांसलेशन का वो ऑप्शन भी आ जाता है हाँ, हाँ, कि हाँ। कुछ भी लिखा हो, वो किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो सकता है, ठीक है? हाँ, तो उर्दू रस्मुल ख़त को आप मतलब कि फ़रोग़ दें, जिससे कि उर्दू ज़बान का हाँ। मतलब उर्दू ज़बान को फ़रोग़ मिल सके और फिर से मतलब उर्दू ज़बान जो ज़वाल पज़ीर हो रही है, वो फिर से एक मतलब अपने पुराने लय पे दौर जा सके। बिल्कुल मिर्ज़ा। तो सामाईन, हमने इस पूरे प्रोग्राम में देखा कि हमने जो मुख्तलिफ़ सवालात किए हमारे अपने आज के मेहमान से, और उन्होंने क्या ही खूबी के साथ और क्या ही गहराई में जाकर के उर्दू पर बात की, उर्दू के ज़वाल पर, उर्दू के कहना चाहिए इंट्रोडक्शन पर, इसकी तारुफ़ पर, और उसी के साथ-साथ ही उर्दू को किस तरीके से दोबारा मरकज़ी धारे में लाया जा सकता है, इस पर मिर्ज़ा ने बात की। साथ ही आज इस प्रोग्राम से जो एक सबक निकला वो ये था कि उर्दू किसी ख़ास मतलब कहना चाहिए कौम की या ख़ास मज़हब की ज़बान नहीं है। अगर उर्दू में कुरान और अहादीस करीमा और फ़िक़्ह की किताबें लिखी गई हैं, तो साथ ही साथ भगवत गीता का तर्जमा भी उर्दू में मौजूद है। हम देखते हैं कि उर्दू में इंजील का तर्जमा भी मौजूद है। हम देखते हैं कि उर्दू उन लोगों को भी स्पेस देती है, उन लोगों को भी जगह देती है जो किसी भी मज़हब में बिलीव नहीं करते हैं, किसी मज़हब को नहीं मानते हैं। तो उर्दू एक कसीरुल जहती ज़बान है। ये सिर्फ़ रोमांस की हद तक इसको महदूद ना किया जाए, या सिर्फ़ शायरी की हद तक भी महदूद ना किया जाए। उर्दू शायरी शायरी से बढ़कर नस्र में अपने अंदर एक समंदर समाये हुए है। हम देखते हैं कि उर्दू में आज की उर्दू की कई सिनफ़ें हैं, तनक़ीद है और तंज़ो मज़ा है, जो आज बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म होने की कगार पर है। मैं अपनी नौजवान नस्ल से, अपने साथियों से, अपने बड़े भाइयों से इस बात की गुज़ारिश करूँगा कि उर्दू को दोबारा मरकज़ी धारे में लाने की कोशिश की जाए, और ख़ासकर मैं अपने सीनियर्स से जो इस वीडियो को देखेंगे, उनसे भी इस बात की गुज़ारिश करूँगा कि वो अब अपने कहना चाहिए ख़ानक़ाही हुजरों से बाहर आएँ और उर्दू के लिए अपने जो नई नस्ल है, उनके लश्करों को उर्दू की बक़ा के लिए, उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में लाने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट डिबेटिंग क्लब पर इस तरीके के फ़िक्र अंगेज़ कहना चाहिए मौज़ूआत पर हम जी। देखते हैं कि अलग-अलग प्रोग्राम होते रहते हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे और हम इसी तरीके के प्रोग्राम आपके लिए लाते रहेंगे। बहरहाल, उर्दू पर बहुत सुहाना डिस्कशन आज हुआ फ़रीद मिर्ज़ा के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया, शोबे उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक मुमताज़ मुतल्लिम हैं, और आज इनकी उर्दू बीनी से मैं ख़ासा मुतासिर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुतासिर होंगे। बहुत हालाँकि शुक्रिया। इनके साथ मैंने एक लंबा वक़्त गुज़ारा, लेकिन इतना पुरमग़ज़ खिताब इन्होंने हमारे साथ, हमारे अहबाब की महफ़िल में आज तक नहीं किया। और मुझे ख़ासकर जब इन्होंने उर्दू के गैर मुस्लिम कहना चाहिए उदबा, गैर मुस्लिम शुअरा की बात की, तो एक लंबी फ़हरिस्त इन्होंने दी। आप उस फ़हरिस्त में जाएँ, उनको पढ़ें, तो आपके अंदर से भी ये तासुर ज़ाइल होगा कि उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान है, और ये तासुर ज़ाइल होना चाहिए। इसका अगर ये तासुर ज़ाइल हो गया, तो फिर हम कह सकते हैं कि सियासत जो है, वो उर्दू को दोबारा अपना शिकार नहीं बना सकती, और उर्दू सियासत और उर्दू चापलूसी से हट करके, उर्दू सियासी पार्टियों की भी गिरफ्त से निकल करके एक आज़ाद मैदान में सांस ले पाएगी, और उर्दू फिर अपने ही वतन में गरीबुल वतन नहीं हो पाएगी। बहुत अच्छा रहा आपके साथ ये डिस्कशन। हम आपके साथ जो है अब विदाई लेते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम जल्द ही मिलेंगे एक और नए डिस्कशन के साथ। बहुत शुक्रिया। अलविदा।